न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी खबर यही है कि बीजेपी की अगली सूची आ गई है। 4 नामों का ऐलान हुआ है और भोपाल से साध्वी प्रज्ञा सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया है, चुनावी मैदान में उतार दिया है। दिग्विजय सिंह के सामने साध्वी प्रज्ञा सिंह चुनावी मैदान में है। इसके अलावा 3 और नामों का ऐलान किया गया है। विदिशा का जिक्र करें तो विदिशा से रमाकांत भार्गव को बीजेपी ने टिकट दिया है। इसके अलावा सागर से राज बहादुर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जबकि गुना शिवपुरी से केपी यादव को टिकट बीजेपी ने दिया है। 4 और सीटें यहां पर बीजेपी ने क्लियर कर दी, लेकिन अब एक सीट अभी भी जो होल्ड है और वो सीट है इंदौर की। इंदौर लोकसभा अभी भी होल्ड रखी गई है। यहां पर बीजेपी में अभी भी पेच फंसा हुआ है, लेकिन जो 4 सीटें हैं वो बहुत अहम है और इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सीट भोपाल, जिसका जिक्र लगातार हम कर रहे हैं। दरअसल ये बेहद ही हाई प्रोफाइल सीट इस वक्त बनी हुई थी और अब इस पर तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो गई है। दिग्विजय सिंह के जरिए कांग्रेस इस सीट को वापस पाना चाहती थी। लंबे समय से सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। बीजेपी का ये सीट गढ़ कही जाती है। यहां से कई बड़े दिग्गज सांसद चुने गए। उमा भारती भी यहां से सांसद रहे हैं। इसके अलावा कैलाश जोशी भी यहां से सांसद रहे हैं। आलोक संजर वर्तमान में यहां से सांसद हैं। कई और प्रशासनिक अधिकारी भी बीजेपी की तरफ से यहां पर सांसद रह चुके हैं। और भोपाल का अगर हम जिक्र करें तो जो समीकरण हैं वो फिलहाल बीजेपी के पक्ष में नजर आते हैं, लेकिन कांग्रेस को भरोसा है कि समुदाय विशेष का पूरा वोट उसे मिलेगा और वो आधार बनाकर कांग्रेस अपनी रणनीति पर आगे बढ़ रही है। लेकिन दिग्विजय सिंह का जब से नाम का ऐलान हुआ है, आप गौर कर सकते हैं, लगातार वो मंदिर जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, मठों में जा रहे हैं, वहां पर मंदिरों के प्रमुखों के दर पर मत्था टेक रहे हैं। और जाहिर है, जैसा कि मेरे सहयोगी शरद बता रहे थे, कि दिग्विजय सिंह को यह लगभग पहले से आभास था कि बीजेपी कोई ऐसा चेहरा उतारेगी जिसके जरिए पोलराइजेशन किया जाए, हिंदू मुस्लिम वोटों को बांटा जाए, और उसी के मद्देनजर उसी दिशा में ध्यान में रखते हुए दिग्विजय सिंह ने शुरू कर दिया था अपना कैंपेन। और हमारे साथ तमाम मेरे सहयोगी बने हुए हैं और सागर लोकसभा सीट पर भी हम बात कर लेते हैं। रंजना दुबे मेरे साथ हैं। रंजना, सागर लोकसभा सीट, इस पर भी काफी माथापच्ची के बाद बीजेपी को एक चेहरा मिला है। राज बहादुर सिंह के रूप में निगम अध्यक्ष रहे ये 3 बार। पार्षद से इन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की, और क्या कुछ? जी प्रशांत, बिल्कुल सागर सीट अगर कहें तो भाजपा का गढ़ है और लंबे समय के बाद इस सीट पर जो है चेहरा उतारा गया है। राज बहादुर सिंह सीट से जो है प्रत्याशी हैं भाजपा के। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूर्व गृह मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, उनके रिश्तेदार हैं, भानिज दामाद है, और उन्होंने ही इनका नाम जो है आगे बढ़ाया था और लंबे समय से वो कोशिश कर रहे थे कि इनको टिकट दिया जाए। लेकिन यहाँ पर एक फैक्टर ये भी है कि नया चेहरा है, बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है, सिर्फ सागर तक ही सीमित है। ऐसे में जो है प्रभु सिंह और राज बहादुर सिंह बीच जो मुकाबला होने वाला है, इसमें कांग्रेस जो है भारी हो सकती है। और दूसरी बात यह भी है कि सागर लोकसभा के अंदर जो है 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें से 7 पर भाजपा का कब्जा है और 1 पर कांग्रेस जो है जीत पाई है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा चुनौतियां भी हैं जीतना। और यहाँ पर अगर फैक्टर की बात कहें तो जो विकास के मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा है, जो पानी का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, वो बहुत ज्यादा फैक्टर यहाँ पर होंगे। ऐसे में प्रभु सिंह का जो पड़ला अभी कहें तो वो थोड़ा सा भारी दिखाई दे रहा है। और अगर वोटर्स की भी बात कहें तो इनकी बहुत ज्यादा सक्रियता नहीं है, जो कि इन्हें बढ़ानी पड़ेगी। और सिर्फ एक फैक्टर जो है भूपेंद्र सिंह से जो है करीबी, वो इसका थोड़ा सा जरूर इनको बेनिफिट मिल सकता है। दोनों की एक कमी, प्रभु सिंह की और राज बहादुर सिंह की भी। सिरोंज, कुरवाई, ये जो 3 विधानसभाएं जो दूसरे जिले में लगती हैं विदिशा में, इनका कोई प्रभाव नहीं है दोनों का। जी बिल्कुल, यही एक सबसे वीक पॉइंट अगर कहें दोनों ही कैंडिडेट का, चाहे वो राज बहादुर सिंह का कहें या फिर प्रभु सिंह का, क्योंकि उन क्षेत्रों में इनकी पकड़ नहीं और वहां पर मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा है। तो इनके बीच में उन वोटर्स के बीच में रीच बढ़ाना इन दोनों के लिए बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहेगा। और अब बहुत कम समय बचा है राज बहादुर सिंह के लिए चुनाव प्रचार करना, जनता के बीच में जाना, उनकी तमाम परेशानियों को सुनना, क्योंकि सिर्फ सागर तक ही ये सीमित रहे। तो ऐसे में उन विधानसभा क्षेत्रों पर भी फोकस करना इनके लिए बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहेगा। तो फिर हम ये कि राज बहादुर चेहरा नहीं बल्कि मोदी और बीजेपी ये चुनाव लड़ेंगे, मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा।
जी बिल्कुल, अगर सागर सीट की बात कहें तो भाजपा का गढ़ है। अगर आखिरी बार कांग्रेस की बात कहें तो 1991 में यहाँ पर सिर्फ कांग्रेस को जीत मिली थी। मोदी लहर की अगर बात कहें तो वो बहुत कम, मतलब उतना इफेक्ट पिछले बार के मुकाबले थोड़ा कम हो गया है, लेकिन वो ही चेहरा जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा और शिवराज का चेहरा वो इफेक्ट करेगा। ऐसे में राज बहादुर इंपॉर्टेंट नहीं होंगे और वहां पर जिस तरह से अब जो कैंपेनिंग हो जाएगी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और ऐसे में आपने जो कहा वो सही है कि मोदी और शिवराज का चेहरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बहुत ज्यादा वक्त अब बीजेपी के पास या राज बहादुर सिंह के पास कैंपेन के लिए बचा नहीं। लक्ष्मी नारायण यादव का टिकट काटा गया है, 1 लाख यादव वोटर्स हैं यहाँ पर, वो राज बहादुर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरी बात यह कि राज बहादुर सिंह सागर के अलावा बाकी दूसरी जगह पर सक्रिय रहते नहीं हैं, ये भी उनके साथ एक ड्रॉबैक है, इसका नुकसान हो सकता है। लेकिन एक और सीट जिस पर हम बात कर रहे हैं, इंदौर लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट है और अभी भी पेच फंसा हुआ है। अनुराग, इंदौर पर ताई और ठीक है, ताई चुनाव नहीं लड़ रही हैं, कैलाश विजयवर्गीय भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों की जंग नहीं थमी है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एक उम्मीद थी कि जिस तरीके से ताई ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, उसके बाद नाम जो उभर कर आया था वो कैलाश विजयवर्गीय का तेजी के साथ उभर कर आया था। लेकिन आज उन्होंने भी ट्वीट करके जता दिया कि वो इंदौर लोकसभा सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन पार्टी जिसको टिकट देगी उसके पक्ष में प्रचार जरूर वो करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर पार्टी के लिए मुश्किल इस बात को लेकर है कि कौन सा चेहरा इंदौर लोकसभा सीट के लिए बीजेपी के लिए बेहतर हो सकता है। पार्टी इसको लेकर मंथन कर रही है। उम्मीद इस बात को लेकर भी है कि दिल्ली से कोई बड़ा नाम भी इंदौर लोकसभा सीट पर उतारा जा सकता है, उसको लेकर मंथन किया जा रहा है। आज जब बीजेपी के संगठन मंत्री रामलाल भोपाल पहुंचे थे तो इंदौर सीट को लेकर मंथन जरूर हुआ था, लेकिन कौन सा चेहरा पार्टी का प्रत्याशी होगा इसको लेकर अभी तक पार्टी ने कोई फैसला नहीं किया है। इसमें एक नाम जरूर रमेश मेंदोला का निकल कर आया था कि उनको पार्टी प्रत्याशी बना सकती है, लेकिन अभी उन तमाम नामों पर पार्टी मंथन कर लेना चाहती है जो बाकी रह गए, या फिर कोई ऐसा बड़ा नाम जो दिल्ली या कहीं और से लाकर इंदौर सीट पर लड़ाया जा सकता है। इन तमाम बातों को लेकर मंथन पार्टी करना चाह रही है। जिस तरीके से सुमित्रा महाजन की नाराजगी, आप रमेश मेंदोला का जिक्र कर रहे हैं, रमेश मेंदोला पर सुमित्रा महाजन तैयार होंगी? देखिए ये बेहद मुश्किल है, लेकिन पार्टी के लिए अब ये तो तय हो गया है कि सुमित्रा महाजन इस बार इंदौर लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। उनकी राय पार्टी के अंदर कितना मायने रखती है ये एक बेहद दिलचस्प पहलू होगा। लेकिन अब ये तय माना जा रहा है कि जो संगठन नाम तय कर देगा वही इंदौर लोकसभा सीट से बीजेपी का प्रत्याशी होगा। बिल्कुल, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा बीजेपी का इंदौर से प्रत्याशी कौन होगा। रचित, मेंदोला का नाम चल रहा है, अनुराग भी कह रहे हैं रमेश मेंदोला हो सकते हैं उम्मीदवार, लेकिन सवाल वही है कि सहमति बनेगी क्या। सुमित्रा महाजन ने अपने नए नाम दिए हैं, दूसरे नाम दिए हैं। देखिए जिस तरीके से हमारे सूत्र भी बता रहे हैं कि रमेश मेंदोला का नाम ताई ने भी अपनी पैनल लिस्ट में दिया है, क्योंकि ताई के खेमे से भी रमेश मेंदोला आते हैं, ताई के भी बहुत करीबी हैं, कैलाश विजयवर्गीय के भी बहुत करीबी हैं, और रमेश मेंदोला के नाम पर कहीं ना कहीं शायद कुछ सहमति बन सकती है। लेकिन और भी नाम है, बीजेपी कोई और भी उतार सकती है, अपना कोई प्रत्याशी, बाहरी प्रत्याशी भी ला सकती है। लेकिन बीजेपी के अंदर जो इस समय मंथन चल रहा है वो ताई और भाई के दोनों के पैनल को लेकर बैठे हुए हैं सारे वरिष्ठ नेता। ठीक है, रमेश मेंदोला, यानी कि देखिए आप, एक राजनेता कैसे दोनों खेमों को, दोनों विपक्षी, एक दूसरे के विपक्षी खेमों को साधता है, यह बहुत अहम हो जाता है। लेकिन हम भोपाल का जिक्र लगातार कर रहे हैं, भोपाल पर लगातार बात कर रहे हैं। भोपाल पर शरद उमा भारती का नाम बहुत जमकर चला, शिवराज सिंह चौहान का नाम बहुत जमकर चला। शिवराज सिंह चाहते थे कि उमा भारती यहां से मैदान में ना आए, नहीं तो उनकी राजनीति पर असर पड़ेगा। क्या वो अपनी मंशा में कामयाब हो गए? उमा भारती का रास्ता फिर पथरीला भरा हो गया मध्य प्रदेश के लिए। देखिए साध्वी प्रज्ञा अगर मैदान में आई हैं और वो दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनाव लड़के अपनी राजनीतिक एंट्री कर रही हैं, तो फिर कहीं ना कहीं 2019 का जो लोकसभा का चुनाव है प्रशांत, उसको आपको 2003 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था मध्य प्रदेश में उसके संदर्भ में देखना चाहिए था और देखना चाहिए। और दिग्विजय सिंह के मुकाबले में जिस तरीके से उमा भारती थी मैदान में और उमा भारती ने उनकी सत्ता को उखाड़ फेंका था और धुर विरोधी एक तरीके की दिग्विजय सिंह की उमा भारती बन गई थी, वो रिकॉर्ड लगातार कायम रहा। और हमने देखा कि सार्वजनिक मंचों से कई बार उमा भारती ने ये कहा कि अगर जीत हो बीजेपी की तो फिर वैसी हो जैसी 2003 में मध्य प्रदेश में हुई थी। लेकिन आप ध्यान देने वाली बात प्रशांत ये है कि जब नाम चर्चा में आ रहे थे, उमा भारती का खुद भी नाम आया, हालांकि वो ये कह चुकी थी कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जब उनका नाम सामने आया तो फिर उन्होंने
किसी ऐसे बड़े चेहरे का नाम नहीं सुझाया दिग्विजय सिंह के खिलाफ जिसको लगता हो कि वो उन्हें प्रोजेक्ट करना चाहती हैं। उन्होंने कहा था कि आलोक संजर ही एक ऐसे सांसद हैं या ऐसे प्रत्याशी हैं जो दिग्विजय सिंह को हरा देंगे, कोई मामूली व्यक्ति भी हरा देगा। साध्वी प्रज्ञा के बारे में उन्होंने नहीं कहा, ना ही उन्होंने कभी कहा कि शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि वो एक तरीके से जो आपने बात कही है वो भी कहीं ना कहीं दम रखती है कि शिवराज सिंह और उमा भारती विरोधी खेमे के एक तरीके से माने जाते हैं, हालांकि सार्वजनिक तौर से दिखाते नहीं। तो साध्वी प्रज्ञा की अगर एंट्री हुई है तो फिर क्या ये मान लेना चाहिए कि साध्वी उमा भारती की विदाई तय होने लगी है, वो 2019 का चुनाव नहीं लड़ेंगी, फिर अगर चुनाव होगा भी तो फिर वो 5 साल बाद होगा, 24 में होगा, तब तक साध्वी क्या करेंगी। लेकिन मौजूदा जो राजनीति है उसमें बीजेपी के कई कह सकते हैं दिग्गज नेताओं ने भी अपनी गोटी फिट कर ली है, अपने समीकरण बना लिए हैं आने वाले दिनों के। और दिग्विजय सिंह के खिलाफ तो एक चेहरा बीजेपी को ऐसा चाहिए था जो कट्टर हिंदूवादी हो, संघ को चाहिए था, वो मिल ही गया है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में उमा भारती को साध्वी प्रज्ञा रिप्लेस कर दें। जी बिल्कुल, ये नई बात कह रहे हैं शरद कि उमा भारती को प्रज्ञा सिंह रिप्लेस कर दें, यानी कि उमा भारती के लिए अभी मध्य प्रदेश में राह बहुत अच्छी नहीं है। प्रज्ञा सिंह का हम जिक्र कर रहे हैं। रंजना, प्रज्ञा सिंह के नाम पर संगठन में भी पूरी तरह से सहमति नहीं थी। ये कहा जाता है कि सेंट्रल लीडरशिप भी प्रज्ञा सिंह को चुनाव मैदान में उतारने के लिए तैयार नहीं थी, तो केवल आरएसएस का दबाव यहां पर रहा है क्या? जी बिल्कुल, बहुत दिनों से नाम चल रहा था लेकिन संगठन में एकजुटता नहीं दिखाई दे रही थी और यही वजह कि लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा था और ऐसी खबरें भी आ रही थी कि कल देर रात तमाम जो है संगठन के जो है तमाम नेता उसमें पहुंचे थे और ये एक सहमति बनाई गई थी कि अब जो है संघ की तरफ से ये नाम आगे बढ़ाया गया है और आप सभी को इस चुनाव में इनके नाम पर सहमत होना है और जीत के लिए लगातार तैयारियां करनी है। आपको एक बात और बता दूं प्रशांत कि इस बार जो है 9 चेहरे ऐसे हैं जो कि चुनावी मैदान में है, जो कि संघ से जुड़े हुए हैं, प्रचारक हैं या फिर लंबे समय से संघ से जुड़े हुए हैं। उन चेहरों पर दाव लगाया गया है क्योंकि विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव में संघ ने जो फीडबैक दिया था, जो प्रत्याशियों की बात कही थी कि ये जीत नहीं सकते हैं, लेकिन उन तमाम फैक्टर्स को, उन तमाम सर्वे को, फीडबैक को दरकिनार किया गया था। ऐसे में इस बार जो है संघीय चेहरे जो हैं मैदान में हैं और एक तरह से ये भी देखना होगा कि आखिर ये जो चेहरे जिन पर दाव लगाया गया है कितने सही साबित होते हैं और जीत पाते हैं भी या नहीं। बिल्कुल, यानी कि इस बार दाव संघ ने ज्यादा लगाया या ये कहें कि संघ की ज्यादा चली है, ज्यादातर संघ की पसंद के चेहरे रहे हैं। अनुराग, उमा भारती दिग्विजय के खिलाफ प्रचार करने के लिए बहुत उत्सुक थी, तो अब साध्वी के लिए प्रचार करेंगी। बिल्कुल, ये देखना तो बेहद दिलचस्प होगा कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के साथ प्रचार के लिए कौन कौन खड़ा होता है, क्योंकि बीजेपी के अंदर भी साध्वी के नाम को लेकर कितने एक मत हैं ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन ये जरूर तय हो गया है कि बीजेपी चाहती है कि हर एक लोकसभा सीट पर जीत को सुनिश्चित किया जाए। दिल्ली की कुर्सी हासिल करना एक बड़ा प्लान जो है बीजेपी का है, वो चाहती है कि दिल्ली की कुर्सी हासिल हो और इसके लिए हर एक सीट पर जो है गहरा मंथन किया जा रहा है, जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश की जा रही है और यही कारण है कि भोपाल जैसी सीट पर प्रत्याशी तय करने में बीजेपी को खासी मशक्कत करना पड़ी। तो लेकिन आने वाले दिनों में कौन कौन से चेहरे साध्वी के साथ खड़े नजर आते हैं, क्या उमा भारती चुनाव प्रचार के लिए भोपाल आती है, देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखना बहुत दिलचस्प होगा। मनोज, चेहरों का जिक्र कर रहे हैं कि कौन कौन से चेहरे साध्वी प्रज्ञा सिंह के साथ खड़े नजर आते हैं। साथ खड़े ही नजर आते हैं या फिर साथ में काम भी करते हैं प्रज्ञा सिंह के लिए? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बीते दिनों नाम को लेके, बाहरी नाम को लेके विरोध शुरू हुआ था, बीडी शर्मा का नाम भी चला था, उसके बाद ये कहा गया था कि प्रज्ञा का नाम भी चला था, लेकिन तमाम जो नेता हैं जो इस संसदीय सीट पर अपना होल्ड रखते हैं, यहाँ पर 8 विधानसभा आती है और 8 विधानसभा में से करीब 4 से 5 विधायक इकट्ठे हुए थे बाबूलाल गौर के बंगले पर। वहाँ पर उन्होंने विरोध किया था और नेतृत्व से ये मांग की थी कि वहाँ पर किसी तरीके का बाहरी चेहरा न उतारा जाए और एक चेतावनी भी दी थी कि यदि चेहरा उतरता है, अब चेहरा उतर गया, लेकिन अब ये देखना होगा कि किस तरीके से उस डैमेज कंट्रोल को पूरा करती है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि बीजेपी कार्यालय में लगातार 2 दिन से मंथन चल रहा है और मंथन के बाद आज जो है नाम का ऐलान किया गया है और तमाम नेता, अभी जो बैठक चल रही बीजेपी कार्यालय में, तमाम नेता जो विरोध कर रहे थे उस समय, वो तमाम एक ही लाइन में बैठे हुए हैं, उसी पंक्ति में बैठे हुए हैं जहाँ पर प्रज्ञा ठाकुर, लेकिन प्रज्ञा ठाकुर पंक्ति में सबसे आगे है और बाकी नेता जो आलोक संजर है उसके बाद है, उसके बाद आलोक शर्मा है। मीटिंग में शिवराज उमा भी साथ में बैठते हैं लेकिन एक दूसरे के विरोधी हैं, ये हम सब जानते हैं। तो ऐसी एक लाइन पंक्ति में सारे नेता और साध्वी प्रज्ञा तो नहीं बैठे?
जी बिल्कुल, क्योंकि तस्वीरें हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि पंक्ति बिल्कुल उसी तरीके से लगी है। मतलब यह है कि जो नाराज नेता थे उनको मनाने की कोशिश जो है कामयाब रही पार्टी के स्तर पे, लेकिन अब क्योंकि मैदानी स्तर पे चुनाव लड़ा जाना है ये, क्योंकि कांग्रेस का बड़ा चेहरा दिग्विजय सिंह सामने है, ऐसे में ये नेता कितना साथ देते ये देखने वाली बात हो। बिल्कुल। शरद, भिंड से आती हैं, चंबल बैकग्राउंड है साध्वी प्रज्ञा सिंह का, कहा जाता है कि बड़ी जल्दी गुस्सा भी आती है और राजनीतिक तौर पर सक्रिय रही नहीं है। इतना इजी होगा इनके लिए एडजस्टमेंट करना कार्यकर्ताओं के साथ कैंपेन में? देखिए, ये सब देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में किस तरीके के समीकरण बनते हैं साध्वी प्रज्ञा को लेकर, क्योंकि जो उनके सामने मुश्किलें आ सकती हैं प्रशांत, उसमें सबसे पहले हमें देखना होगा कि आखिरकार भोपाल से दावेदारी कौन कौन से नेता कर रहे थे। एक नाम चल रहा था बीडी शर्मा का, तो बीडी शर्मा को खजुराहो से टिकट दे दिया गया, उनको शिफ्ट कर दिया गया, यानी कि बीडी शर्मा की तरफ से दावेदारी खारिज। आलोक शर्मा और आलोक संजर, आलोक शर्मा जो भोपाल के मेयर हैं वो भी अपनी दावेदारी कर रहे थे, आलोक संजर भी कर रहे थे, लेकिन उनकी दावेदारियां दिग्विजय सिंह के मैदान में आने के बाद कमज़ोर पड़ गई थी। और जैसा कि मनोज बता भी रहे थे कि कुछ वक्त पहले जब टिकटों की चर्चा हो रही थी तो बाबूलाल गौर के बंगले पर ये सारे तमाम नेता इकट्ठे हो गए थे इस बात का विरोध करते हुए कि किसी बाहरी को टिकट ना दिया जाए। तो ये सारी परिस्थितियां दिग्विजय सिंह के आने के पहले की थी। कहीं ना कहीं बीजेपी संगठन को भी ये समझना होगा कि अगर दिग्विजय सिंह के खिलाफ में मुकाबला करना है तो फिर वो चेहरा कौन सा हो जो न केवल भोपाल में बीजेपी को जीत दिलाए, मध्य प्रदेश में भी, जैसा कि सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जी कह भी रहे थे कुछ वक्त पहले प्रशांत आपके साथ बातचीत में कि ये सीट अब नैरेटिव सेट करेगी आने वाले दिनों का, क्योंकि बीजेपी अपना जो चुनाव है वो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ रही है और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर साध्वी प्रज्ञा एक मुफीद चेहरा है संघ के लिहाज से भी और बीजेपी के लिहाज से भी। तो अब बीजेपी संगठन को एकजुट करने की कोशिश कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान की होगी, क्योंकि उनको पूरी जिम्मेदारी दे दी गई है मध्य प्रदेश की, वही अब कैंपेनिंग करेंगे, रूठों को मनाने की भी उनकी जिम्मेदारी होगी। और अगर साध्वी प्रज्ञा को लेके आए हैं, जैसा कि हम अपने उमा भारती के संदर्भ में बात कर रहे थे, तो फिर शिवराज सिंह चौहान की उसमें सहमति एक तरीके से है। अब कितनी नाराजगी होगी, क्या होगी, ये आने वाले दिनों में देखना होगा, लेकिन जो राजनीतिक समीकरण बने हैं उस लिहाज से तो साध्वी प्रज्ञा का नाम मुफीद लगता है, वो भी तब जबकि शिवराज सिंह चौहान ये कह चुके थे कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी बिल्कुल। रंजना, जैसा कि जिक्र शरद भी कर रहे हैं कि कई बार नैरेटिव सेट करने की कोशिश, और ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी करेगी, यानी कि हो सकता है कि आपके नेता आपका समर्थन ना करें, लेकिन मुद्दा इतना बड़ा हो जाए कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आपको वोट मिले, और फीमेल होने का भी यहां पर कुछ। जी प्रशांत, आपने सही कहा, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस 20 दिन पहले अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी थी और प्रज्ञा सिंह का नाम कहीं ना कहीं अंदर से होगा, उनको भी पता होगा। यही वजह है कि जब दिग्विजय सिंह के नाम का ऐलान हो चुका था तब वो खुद मीडिया से बात करके खुद ये कह रही थी कि मैं खुद लड़ना चाहती हूँ चुनाव, दिग्विजय सिंह के खिलाफ उतरना चाहती हूँ, क्योंकि ये अधर्म के खिलाफ जो है धर्म की लड़ाई है और वो न्याय चाहती हैं और वो बताना चाहती हैं कि किस तरह से। और आपने कहा कि जो फीमेल फैक्टर यहाँ पर है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो महिलाओं का जो वोट प्रतिशत है वो 4% ज्यादा बड़ा है। तो यहाँ पर जब वो चुनाव में वोट करने के लिए पहुंचेंगे तो महिला मतदाता बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होंगे कि वो साध्वी प्रज्ञा सिंह को कैसे देखती हैं, उनको लगता है कि क्या वो विकास कर पाएंगी, जनता की प्रॉब्लम सुन पाएंगी, कितना ज्यादा सक्षम रहती हैं वो जनता के बीच में जाने में और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में वो कितना इच्छुक रहती हैं। क्योंकि राष्ट्रवाद इतना ज्यादा यूथ के बीच में अगर कहें या पढ़े लिखे युवाओं के बीच में, मतदाताओं के बीच में इतना बड़ा फैक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि विकास चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं। तो ये एक मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट। एयर स्ट्राइक हुई, इसके बाद ये चर्चाओं में जरूर आया, तो क्या युवाओं के दिमाग में ये पूरी तरह से नहीं, आपको लगता है कि रोजगार तो है, रोजगार मुद्दा है, लेकिन क्या एयर स्ट्राइक जैसे या राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों पर बीजेपी को युवा सपोर्ट नहीं करेगा? जी प्रशांत, बिल्कुल। जैसे हम युवाओं के बीच में गए, युवाओं से भी हमने बात की, तो युवाओं के बीच में अगर एक सबसे बड़ी बात यही है तो वो यही कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जो हुई है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक तरह से हमारी जो जिस तरह से हमें जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। तो एक बड़ा फैक्टर जो है पीएम मोदी के साथ में भी और आगे भी चला जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ युवा ऐसे भी हैं जो इन तमाम मुद्दों से दरकिनार रहते हैं और वो ये मानते हैं कि चुनावों में इन मुद्दों को नहीं आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो होते हैं, यूथ को कैसे आप प्रोग्रेस करेंगे, कैसे रोजगार देंगे, कैसे एजुकेशन को बेहतर बनाएंगे, और ये मुद्दे कहीं नदारद है। राष्ट्रवाद, यूथ अपनी समस्याओं का हल भी चाहता है, यूथ रोजगार भी चाहता है, विकास भी चाहता है। अनुराग, एक मसले पर कांग्रेस यहां पर लीड कर गई, लंबे समय से कैंपेन कर रहे हैं दिग्विजय सिंह, बहुत कम वक्त है अब साध्वी प्रज्ञा सिंह के पास।
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने चुनाव प्रचार की रणनीति बनाई है, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो, उसके जरिए वो संवाद स्थापित कर रहे हैं, जितने सामाजिक संगठन है उनके साथ उनकी मेल मुलाकातों बैठकें हो चुकी हैं, कर्मचारी संगठनों के साथ वो होली मना चुके हैं। इसके अलावा करीब 50 से ज़्यादा मंदिर और धर्म गुरुओं से वो आशीर्वाद ले चुके हैं। तो कुल मिलाकर दिग्विजय सिंह ने आधा भोपाल नाप लिया है। अब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम भले ही देर से ऐलान हुआ, लेकिन किस तरीके से उनके चुनाव प्रचार की स्ट्रेटेजी होती है, किस तरीके की रणनीति पर वो आगे काम करती हैं, वो उन पर निर्भर करेगा कि कितना वोट बैंक वो खींच पाती हैं। हालांकि बीजेपी का गढ़ भोपाल लोकसभा सीट कहा जाता है और एक परंपरागत वोटर भी है जो कि सीधे बीजेपी के साथ जुड़ा है, लेकिन बीते कुछ दिनों में जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने की मुहिम शुरू की है, उस मुहिम को कितना रोक पाने में सफल हो पाती हैं साध्वी, ये देखना भी दिलचस्प होगा। बिल्कुल, बहुत सारी बातें, इसके अलावा दिग्विजय सिंह की पुरानी बातें जरूर याद दिलाई जाएंगी, उनका 10 साल का शासन भी याद दिलाया जाएगा। मिस्टर बंटाधार की छवि भी रिमाइंड कराने की कोशिश बीजेपी कर सकती है, वो बिजली जाने वाले दिनों की, जब बिजली नहीं होती थी उन दिनों की भी बीजेपी याद दिला सकती है। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी दफ्तर से। जितेंद्र, क्या एक्टिविटीज इस वक्त साध्वी प्रज्ञा सिंह का नाम घोषित होने के बाद? चलिए हम जितेंद्र के पास भी चलेंगे, लेकिन जाहिर है कि दिग्विजय सिंह, उनकी पुरानी बातों को याद दिलाने की जरूर कोशिश होगी, उनके शासन को याद दिलाने की कोशिश जरूर होगी। रचित, ये सारे ड्रॉबैक नहीं होंगे दिग्विजय सिंह के साथ? देखिए, पूरी बातें दिग्विजय सिंह की, जो भी दिग्विजय सिंह के बयान हैं, बीजेपी जरूर उसको दिखाएगी। बंटाधार जिस तरीके से उनको कहा जाता है, उसामा जी का जो शब्द उन्होंने किया, जितने भी आतंकवादी वो उनके इश्यूज हैं, जितने भी उनके बयान हैं, वो जरूर बताएगी, क्योंकि उसके पास कम वक्त है, उसको उनकी निगेटिव छवि दिखाना है, वो जरूर दिखाएगी। और साथ ही साथ बीजेपी को भी दिक्कतें का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वक्त जितना कम बचा है उनके पास, उसके हिसाब से। जी, इसी का काउंटर ले लेता हूं, वाइंड अप करना है, लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन। शरद, 15 साल गुजर गए, वो सारी बातें, एक नई जनरेशन बदल गई, याद भी होंगी लोगों को। हाँ बिल्कुल प्रशांत, जनरेशन भी बदल गई है और दिग्विजय सिंह भी बदल गए हैं, परिस्थितियां भी बदल गई हैं, नए माहौल में, नए परिप्रेक्ष्य में चुनाव हो रहा है। बीजेपी के मुद्दे अगर हम देखें तो राष्ट्रवाद का मुद्दा है, जो चौकीदार है वो कैंपेन चला रहे हैं। कांग्रेस को अगर हम देखें तो उन्होंने न्याय योजना के बारे में बात की है, रोजगार देने की बात की है। तो इस तरीके के मुद्दे सेट किए जा रहे हैं। और खास बात ये भी है प्रशांत, जो युवाओं की बात कर रहे थे, कि ये चुनाव ऐसा चुनाव है जिसमें 21वीं सदी में जन्म लेने वाले जो युवा मतदाता हैं वो पहली बार वोट करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बड़ा एक वोट वर्ग है जो पहली बार अपना मत देगा, अपने मत का इस्तेमाल करेगा। उसके लिए राष्ट्रवाद के मुकाबले रोजगार ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसके लिए विकास ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज 4 और सीटें, आपको फिर बता दें कि 4 और सीटें बीजेपी ने डिक्लेयर कर दी हैं। एक सीट है इंदौर, उसका इंतजार जरूर रहेगा, कौन उस पर चेहरा होता है बीजेपी का। आप सभी का बहुत धन्यवाद तमाम विश्लेषण के लिए। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर लगातार जारी है।